हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया है, जिसमें हम गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन, उससे बनने वाले सूत्र और गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की बात की थी। ठीक है, तो सभी लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और यदि नहीं हुए हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस भी समझ में आएंगी। आज का ये जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ये एक नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर के अंतर्गत, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि यह वीडियो अधिक लंबा चले। और हमें सपोर्ट मिलेगा तो आपको भी हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ताकि ये वीडियो यूं ही बनता रहे और आपको स्टडी की मटेरियल्स मिलती रहें। और आज हम आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक देंगे, और वहाँ पर यदि आप व्हाट्सएप करें तो हम इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नोट्स अभी डिस्क्रिप्शन में अगर ना हो पाया तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज़ सूरज मौर्य एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन विजन साइंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने दर्पण पर एक तरफ क्या होता था, कलई होती थी, और दूसरा तल परावर्तक होता था। जब प्रकाश उस माध्यम से टकराता था तो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता था और परावर्तित होकर वापस चला आता था। इसे तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन अब यदि कलई ना हो, कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम हो यानी पारदर्शी माध्यम हो, तो ऐसे माध्यमों में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक मीडियम है, मीडियम जो सेपरेट करेगा मीडियम को। ये लाइन केवल इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट करने के लिए है। ठीक है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, और ये हमारा यहाँ पर हो रहा है सेकंड मीडियम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, साथ में उसका वेग भी बदल जाता है। तो मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण इस तरह से आई, जहाँ पर टकराएगी उस पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब की रचना करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक अभिलंब बना दीजिए। ये हमारा क्या होगा, अभिलंब, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारी क्या है, आपतित किरण। तो होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, इसे जाना चाहिए, प्रकाश की तो प्रॉपर्टी है कि वो सीधे जाए, पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इससे या तो इधर जाएगा या इधर चला आएगा। लेकिन हम इसको एक बार इधर भी बना दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसे सघन माध्यम का होना जरूरी है। सघन मतलब क्या होता है, जहाँ पर जिस माध्यम में पदार्थ के जो कण हैं, मीडियम के जो कण हैं, वो क्या होंगे, अधिक पास पास होंगे। तो ये हमारा क्या है, सघन है। सघन क्या होगा ये हम अभी बात करेंगे। ये विरल माध्यम है, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। इसके विपरीत यदि यहाँ पर एक दूसरा मीडियम लें, ऊपर हमारा क्या हो जाए, सघन माध्यम हो जाए, तो प्रकाश किरण जहाँ पर आएगी, टकराएगी जिस बिंदु पर, वहाँ पर तो हमको एक अभिलंब की रचना ही करनी है।
तो जब इस मीडियम से प्रकाश किरण इस मीडियम में आएगा विरल माध्यम में, ये सेकंड मीडियम है, अब की बार इसे हम विरल माध्यम ले रहे हैं, और ये फर्स्ट मीडियम को अब की बार सघन माध्यम, सघन माध्यम। जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। ये इसका रास्ता था पहले का, जहाँ प्रकाश किरण को जाना चाहिए था, पर ऐसा जाएगा नहीं, वो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो यह घटना घटित होती है। ये घटना क्यों घटित होती है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले परिभाषा बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है इसकी परिभाषा। हमें लगता है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबको ये परिभाषा आती ही होगी, यदि नहीं आती तो फिर भी बहुत आसान है, हम इसे बता रहे हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसका वेग भी बदल जाता है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से शब्दों को सुने और नोट्स बना सकते हैं आप हमको, हमारी बातों को सुनकर ही। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा उसका वेग बदल जाता है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, सघन माध्यम में अपने मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाती है और विरल माध्यम में अगर जाए दूसरा माध्यम हो तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे आप सड़क पर चल रहे हों, जब आपको भीड़ भाड़ मिलती है तो आप क्या करते हैं, अपनी गति को धीमा कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं और उन्हें ऐसे घूम घूम कर लोगों को बचाकर आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की किरणें भी ठीक इसी तरह से व्यवहार करती हैं जब वो किसी मीडियम में प्रवेश करती हैं। यदि सघन माध्यम में प्रवेश की, अर्थात भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रवेश की, तो इसकी चाल कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल, और चाल कम होगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक इसके विपरीत जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो आपको खुला रास्ता मिलता है तो आप तेज़ी से बाइक को चलाते हैं या तेज़ी से चलते हैं। तो ये सघन से जब विरल में प्रवेश किया, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से जब वह विरल में गया तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है, क्योंकि इसका वेग बढ़ जाता है ना। ठीक इसी तरह से, तो काफ़ी आसान था। इसकी डेफिनेशन लिखें, फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब यहाँ पर बात करेंगे अपवर्तन के नियम। क्या बात करना है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, याद रखें। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ नोट्स भी कर दे रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, और ये हमारी क्या होती है, अपवर्तित किरण, जो दूसरे मीडियम में जाती है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसमें भी यह क्या होगा, हमारा आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण। साथ में एक बात और देखिए, ये चीज़ क्या होगा, आपतन कोण, बताना भूल गए। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसे आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यह हमारा क्या होगा, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, एंड ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, स्मॉल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसे समझ लें। तो पहला क्या होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा यह क्या है आपका आपतन बिंदु, ये हम पहले भी बता चुके हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
तो इसे लिख भी लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों की तरह है, पर वो बहुत छोटे छोटे थे। पर ये नियम थोड़ा सा लॉन्ग है, कंसेप्चुअल है, और इसमें एक साइंटिस्ट का नाम भी है। तो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये क्या है हमारा आपतन कोण है, और ये क्या है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, यहाँ कोण बराबर नहीं होते हैं क्योंकि ये अविलंब से झुक जाता है ना, इसलिए बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक ही रंग या तरंग दैर्ध्य भी कह सकते हैं, किसी एक ही रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये यहाँ पर लिख लेंगे तरंग, मिटा देते हैं, तरंग दैर्ध्य। किसी एक ही रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण, आपतन कोण आई की ज्या को हम साइन से डिनोट करते हैं। क्या? साइन की स्पेलिंग SINE होती है, ठीक है। आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का मतलब यहाँ पर भी साइन का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। तो इस नियम को अगर हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आपतन कोण मतलब आई तथा साइन R बराबर नियतांक। ये जो नियतांक है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है n के, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है इसलिए इसे 1n2 लिखेंगे, या इसे हम n2/n1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नियम होता है, ठीक है। तो इस नियम को आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के द्वारा भी। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यह स्नेल का नियम एग्जाम में जब आता है, स्नेल का नियम क्या है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझ सकते हैं, और बाकी कुछ बातें और भी यहाँ पर आपको क्या करनी है, नोट करनी है। देखिए ये जो नियतांक है वो इसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। यहाँ आप एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ 1n2, यहाँ 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष का मतलब तुलना करना होता है, ठीक है। सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में नीचे लिख सकते हैं, ठीक।
ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे, आखिर प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है, यहाँ पर लिख लेंगे, अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का, देखिए प्रकाश की चाल का, या ऐसे लिख सकते, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना है। मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स देखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, और एक मीडियम यहाँ पर है। इस माध्यम से प्रकाश किरण चली, जब इस माध्यम में, मान लीजिए यह हमारा वायु या निर्वात है, वायु है, ये जल है, और ये क्या है, कांच है, और फिर से यहाँ पर वायु है। यह एक माध्यम हो गया, यह दो माध्यम हो गया, यह तीन हो गया। इसके बाद फिर ये वायु है, तो इसे हम एक ही कंसीडर करेंगे। जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो अपेक्षाकृत क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पर पहुँची तो जल जो होता है वो कांच की अपेक्षा विरल होता है, इसलिए यह और अपने मार्ग में क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर और झुक जाएगी। अब यहाँ पर फिर से एक अविलंब अगर डालें तो ये देखिए यहाँ पर जल है, और ये कांच है। ये अविलंब है, तो इसे जाना चाहिए इधर, लेकिन अब फिर से इस सघन से विरल में जा रहा है, इसलिए अविलंब से दूर हट जाएगा और अपने आपतित किरण के समांतर दिशा में ही क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से हम अपवर्तनांक के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, इस संबंध को देखेंगे। देखिए जब 1 से 2 में गया तो जो नियम होगा प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक माध्यम से दूसरे के लिए 1n2 होता है, और ये बराबर होगा अपवर्तनांक। पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, अपवर्तनांक 1n2 बराबर होगा एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, ठीक है, यानी वायु से जल में जा रहा है, तो यहाँ पर यन कर लिए, और जिससे जाएगा एक का नाम वायु, यानी इसको हम एयर कहेंगे, और ये हमारा क्या है, वाटर है, और ये हमारा क्या है, ग्लास है, और ये फिर से हमारा एयर है। इनके सभी के पहले अक्षर लेंगे, तो ए एन, जल में जा रहा है तो डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला एयर है यानी वायु में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर वी ए हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर, अपॉन जल में प्रकाश की चाल है तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब जल में प्रकाश की चाल। इसे हम लेंगे रिलेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरा हम लिख सकते हैं,
जल से जब कांच में जाएगा तो WNG बराबर यहाँ पर हो जाएगा VW/VG। ये हमारा रिलेशन नंबर सेकंड हो जाए। आप 1-2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वही कर लेते हैं 1-2, तो यहाँ पर 1 इसे 2, ये क्या है हमारा 2-3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-3, वो भी सही है, ये आसान लगेगा आपको। अब इसके बाद देखिए 3 से 1 में जा रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3N1 बराबर V3/V1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन तीनों समीकरणों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तीनों समीकरणों का गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1N2 मल्टीप्लाई 2N3 मल्टीप्लाई 3N1 इज इक्वल, यहाँ पर देखिए V1/V2 मल्टीप्लाई V2/V3 मल्टीप्लाई V3/V1 हो जाएगा। यहाँ देखिए V2 से V2 कट जाएगा, V3 से V3 कट जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब किसी भी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल निकालनी हो, अपवर्तनांक निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं। चलिए 1N2 का निकालें। अगर 1N2 बराबर इन दोनों को इधर भेज देंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 2N3 मल्टीप्लाई 3N1, तो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। आपका यह एक मेन रिलेशन है, इसी से हम कोई भी निकाल सकते हैं। यदि केवल आपके पास 2 ही मीडियम हो, मान लीजिए 1 और 2, तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 1N2 बराबर 1/2N1, यह भी एक रिलेशन बन जाएगा अगर केवल 2 ही मीडियम हो तो इस तरह से हम इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक माध्यम निर्वात है और दूसरा माध्यम क्या है, कोई भी हो सकता है, चाहे जल हो, वायु हो, कांच हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे। देखिए अगर यह माध्यम क्या है, निर्वात है, एक मीडियम, और ये दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान लो ये तो विरल है और यह हमारा क्या रहेगा, सघन। तो यहाँ से बस प्रकाश किरण प्रवेश की, इधर तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये हमारा सघन है। तो देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम 1N2 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक माध्यम में तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए ऐसे माध्यम को के अपवर्तनांक के लिए हम केवल N2 लिख देते हैं, N2। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे N ऐसे लिखें, इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ कांच है तो हम G लिख देंगे, जल है तो W लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब हम समझेंगे
क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण क्या होता है इससे समझें। देखिए, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में भी जा सकती है और विरल से सघन में भी जा सकती है, तो लेकिन क्रांतिक कोण तभी यहाँ पर बनेगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही होगी। यानी फर्स्ट मीडियम को क्या होना जरूरी है, सघन, और दूसरे मीडियम को क्या होना चाहिए, विरल। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो आपको पता है कि यह अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। यदि हम आपतन कोण का मान, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। देखिए यहां पर हमें कहना है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में गमन करती है या जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होता है, दूर हट जाती है, यानी अविलंब से दूर हट जाती है। यदि इस स्थिति में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यानी अब प्रकाश किरण को हम क्या कर दें, यहाँ से ले आएं, तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी और दूर हट जाएगी। यदि प्रकाश किरण को हम यहाँ से ले आएं, यानी आपतन कोण का मान यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें, तो क्या होगा, प्रकाश किरण एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह क्या हो जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी, इस अक्ष पर चली जाएगी। तो ये कितने अंश का कोण बना लेगा, 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण जो R हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बना जो कोण होता है आपतन कोण, वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। ठीक है, एक बार फिर से कहेंगे, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही हो तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाती है। यदि हम ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो या फिर दूसरे शब्दों में हम शॉर्ट में यहां पर लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, तो यहां पर इस परिभाषा को भी हम लिख लेंगे, क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण सी, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्रांतिक कोण सी यहां पर लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, अब स्नेल के नियम से इसी टॉपिक को यहाँ पर भी चाहे तो शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन I अपॉन साइन R बराबर अपवर्तनांक होता है, यानी ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड है, तो लिखेंगे 1n2 हो जाएगा। या फिर इसे n2 अपॉन n1 भी हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं। अब यदि देखिए
जब क्रांतिक कोण होगा तो आपतन कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी यदि आई बराबर क्या हो जाए, सी हो जाए, यानी क्रांतिक कोण हो जाए, तो उस स्थिति में आर का मान 90 डिग्री ही होगा। तो हम इसे लिखेंगे क्या, तब साइन आई की जगह पे सी और यहाँ पर आर की जगह पे साइन 90 हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 1n2 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान कितना होता है, 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन सी और बटे 1 हो जाए, और 1n2 को आप जानते हैं लिख सकते हैं हम 1/2n1 लिख सकते हैं, और यदि इसे इधर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2n1 बराबर, इधर भेज दें तो 1 बटा हमारा ये हो जाएगा साइन सी। तो इस फॉर्मूले के रूप में हम इसे दिखा सकते हैं। तो ये होगा हमारा क्रांतिक कोण। अगले वीडियो में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे संबंधित कुछ घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, हम जल्द ही लौटेंगे। वो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। हम अगली वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बात करेंगे। यदि इसी वीडियो में हम वो बताने लगे तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। रीज़न है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टॉपिक के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो उसी अगली वीडियो में देखेंगे उसे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।